अनुजधर जो इस पूरे विषय का सबसे बड़ा जानकार है, युवा साथी है, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे, उन्होंने भी हमारी तरह एक दिन नौकरी छोड़ दी और अपनी जितनी उनके पास रिसोर्सेस थे सब दांव पे लगा दिया और सब जगह से वो कागज लाके इकट्ठे करके दे दिए कि ये है, अब आप तय कर लीजिए। और उसके बाद इस देश में जब डीक्लासिफाई किए कागज तब बहुत लोगों की पोल खुली और हम ये जानते थे कि कागज डीक्लासिफाई भी होंगे, चर्चा होगी, कुछ दिन के बाद ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर उस पर एक चादर चढ़ जाएगी। तब उसी समय हमने ये निर्णय लिया कि अगर आप अपनी बात को तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ रखते हैं तो सत्ता के कानों तक अगर इस बार नहीं पहुंची तो फिर कभी नहीं पहुंचेगी। तब यह मुहिम चलाई गई कि सुभाष चंद्र बोस का एक कंपैरिजन खड़ा किया ताकि आप तय करें कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। गुलाम भारत की दो घटनाओं में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप उस नतीजे पे पहुंच सकें। 1946 भारतीय राजनीति के इतिहास में 6 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसका जिक्र हमारे यहां जनरल नॉलेज के लेवल पे भी नहीं है। उन 6 घटनाओं को आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आप उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचा और उसके बाद फिर पूरे देश में मैंने चिल्लाना शुरू किया। इतने डिजाइन के साथ ये काम हुए क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं, क्योंकि हम अपने बहुत सारे कामों में बिजी थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हमने पूछा, किसी ने पूछा, ये घर में कभी बातचीत हुई इस विषय के बारे में? क्योंकि हमारे अंदर एक हैबिट हो गई है कि यार ये तो कैसे हो सकता है यार, इतने प्रधानमंत्री आते हैं, 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, भारत की आजादी की बात करते हैं, तो सब करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं साहब, आपने कुछ गलत पढ़ लिया है। हम कोई बात किसी के राइटर की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ते। जैसे बहुत सारे लोग, जो मेरा उस्ताद है, जीवित है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है, मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं। अलीगढ़ में तो बहुत लोग पैदा हुए हैं, मैं अलीगढ़ में पैदा नहीं हुआ। मैं उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पहली बार पैदा हुआ था। इसलिए मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं किताबों का रेफरेंस कम लेता हूं, उस शख्स द्वारा जिसने यह काम किया है उसकी किताब उसकी लिखी हुई हो तब बात कहता हूं मैं। लिहाजा 1946 कोई चाहे तो नोट कर सकता है। जनवरी 1946 में एक घटना घटी भारत में कि भारत की जो 15 प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उन असेंबलीज ने के चुनाव होने थे और उनकी टोटल गिनती 1585 टोटल सीटें थी और उसमें से 492 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ। कोई 1000 कुछ सीटें कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 492 जो रिजर्व सीटें मुसलमानों की थी, उसमें से मुस्लिम लीग ने 429 सीटें जीती। बिहार की पूरी सीट जीती, मद्रास की पूरी सीट जीती, महाराष्ट्र की पूरी सीट जीती। इस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता। और जब ये रिजल्ट आ गए, ये 1946 की घटना है, इसलिए एक सेकंड के लिए आपको पीछे से ले जाऊं ताकि आप कनेक्ट कर सकें। 1940 में ये जो आज झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां से कोई 100 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है रामगढ़। यह 1940 की घटना है। रामगढ़ के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर एक घटना जो लाहौर में घटी, उसका असर कैसे पड़ा? क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी के रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में पहली बार उन्होंने पाकिस्तान की मांग की ऑफिशियली। और जैसे ही यह किया तो अली मोहम्मद जिन्ना जो गुजरात का था,
उसने एक बात ऐसी हवा में कॉइन की और कांग्रेस पार्टी पूरी डिफेंसिव हो गई। उसने कहा कि जो असली मुसलमान हैं वो तो मुस्लिम लीग में हैं, जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के पास है। फौरन कांग्रेस पार्टी को यह बीमारी हुई कि हम क्या करें, कैसे साबित करें कि हम ज्यादा अच्छे मुसलमानों के साथ हैं। 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में, 1888 में जो आदमी मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, उस कॉम्प्लेक्स के चलते मौलाना अबुल कलाम आजाद को रामगढ़ के सेशन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष जनरली 2 साल के लिए बनते थे, लेकिन क्योंकि हमें यह बताना था, हमें हमारा मुकाबला जिन्ना ने, जिसने एक जुमला फेंका हम उसके जुमले में फंस गए। और 6 साल तक उस परंपरा में 2 साल कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, लेकिन वो 1946 तक अध्यक्ष थे। इसलिए वो घटना बताना जरूरी थी कि जब जनवरी में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, ये जनवरी की घटना है, मार्च में क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम भारत में जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं। यह मार्च की घटना है। और अप्रैल में क्या होता है, 20 अप्रैल, क्योंकि एक डिजाइन के तहत चीजें चल रही थी, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी को समझने से आपको आसान हो जाएगा समझना कि हम यहां क्यों खड़े हैं। मार्च में बयान दिया गया, फौरन 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह 20 अप्रैल को कहा जा रहा है और 27 अप्रैल 1946 को प्रांतीय असेंबलियों ने, 15 प्रांतीय असेंबलियों ने कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष चुनने के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया। ताज्जुब आपको लगेगा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, ऐसा चुनाव नहीं था कोई भी खड़ा हो जाए, पार्टी खड़ा करे, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था, सरदार पटेल का नाम था, पट्टाभी सीतारमन का नाम था, नेहरू का नाम ही नहीं था। तो नेहरू के जो पिताजी थे, ये वाले जो अब हमारे भी हैं, उन्होंने नाम डलवाया कि भाई नाम तो डाल लीजिए कम से कम, तब उनका नाम डाला। और 27 अप्रैल को जब मतपेटियां खुली तो उन मतपेटियों के खुलने में आप तमाम सारे लोग खामखा परेशान हैं, हम भी परेशान थे जब तक यह तथ्य नहीं पता था कि हमें पता चला कि ईवीएम 2017 में हैक की जाती है। भाई साहब, ईवीएम तो 1946 में हैक हो गई थी। हमें तो बहुत देर में पता चला क्योंकि हम तो सो रहे थे। 15 वोटों में से 1 वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट में से 1 पट्टाभी सीतारमन को मिला और 1 वोट कोई और एक साहब थे। कुल मिलाकर के 15 वोटों में से 12 जो इफेक्टिव वोट थे वो सरदार पटेल को मिले। फूल वाले चचा को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया। वो महान कांग्रेसी थे, मैं नाम नहीं जानता, उनको नमन करता हूं। और यह बात आप पूछ सकते हैं, मैंने पहले कहा कि पूना में कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी अगर मैंने की तो लौटने वाले जो कल मेरी 3:30 बजे की फ्लाइट है, ये देंगे नहीं टिकट। इसलिए मैं ज्यादा कॉन्शियस हूं कि कहीं जबान ना फिसल जाए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि मैं ये बात नहीं कह रहा। आप पूछ सकते हैं कि यह बात पुष्पेंद्र जी आप कह कहां से रहे हैं, किस हिस्टोरियन ने लिखी है? ये किसी माई के लाल हिस्टोरियन में लिखने की हिम्मत नहीं थी। मैं उनको सल्यूट करता हूं जिन्होंने किताब लिखी। और वो किसने लिखी है? जिसको महात्मा गांधी ने यह कहा कि इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को, कितनी पेटियां खुलेंगी, उसमें कैसे काउंटिंग होगी, कौन क्या करेगा, इसकी देखरेख के लिए गांधी के सबसे क्लोजेस्ट आदमी, सबसे ज्यादा भक्त आदमी,
जरा उस आदमी का चरित्र देखिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में हम चर्चा भी नहीं करते, तो उनके अगर वंशज भी होंगे तो लोग कहते होंगे हमारे पिता ने इतना बड़ा काम किया, तब भी कोई उसका नाम नहीं लेता। यहां तो चाटुकारों के नाम लेते रहते हैं सुबह से शाम तक। उनके सबसे खास और सबसे लंबे समय तक गांधी के साथ अफ्रीका भी गए, वो साथ ही साथ थे। उन्होंने जो उस पूरे प्रोसेस को देख रहे थे, जो कार्यकारी अध्यक्ष बना करके जिनकी देखरेख में ये चुनाव की पेटियों का खुलना, अनाउंस करना सब हो रहा था, उस शख्स ने कब समय मिला उसको? मैं कह रहा हूं इतना लंबा जीवन निकल गया। ये बात बहुत बार मैं राष्ट्रवादी लोगों से सुनता तो रहता था कि साहब 12 वोट मिले, 12 वोट मिले, बट मैं कहता था पता कैसे चलेगा, कहां है ये, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, कि किसी ने कह दिया है? क्योंकि कहीं सुनी बातों पर हमारे यहां ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। मैं तब तक इसको नहीं बोला, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला मैंने ऐसे ही एक मंच से बोला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दौर है सच बोलने का। दुनिया के किसी कोने में भी कोई आदमी आपकी बात सुनेगा ना, वो ये सोचेगा कि इस आदमी ने जो बात कही है, आप जो बात कह रहे हैं, इसकी मैं क्या मदद कर सकता हूं। ये भाव पैदा हो गया तो हरियाणा के एक नौजवान ने मुझे फोन करके मुझसे संपर्क साधा और कहा कि जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी पीडीएफ मेरे पास है। मैंने कहा जो कीमत तुमको चाहिए। बोले भाई साहब मैं आपसे कीमत ले नहीं सकता, बल्कि आपको देने में मुझे बड़ा धन्यवाद होगा। पीडीएफ दी उसने मुझे। जब मैंने अपने लेवल पे उसको पता किया तो वो किताब किसी प्राइवेट पब्लिशर ने नहीं छापी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन की किताब थी, लेकिन सरकार ने ये ऐसा कर दिया कि ये किताब मिले ना अगली नस्लों को। इसलिए ये दौर ऐसा है कि इसमें कोई आदमी झूठ बोल के नहीं जा सकता। उस आदमी ने वो किताब लिखी और उस किताब में एक एक शब्द वर्णन है। और जब पेटियां खुली और 12 वोट सरदार पटेल को मिले तो पिताजी गमगीन हो गए, और पिताजी ने बड़े ये सोचते हुए कि एजेंडा तो ग्रेट ब्रिटेन से तय हो रहा है, तो मुझे तो जिस काम के लिए कहा गया मैं तो वही काम करूंगा। उन्होंने पर्ची लिखी और पर्ची लिख करके सरदार पटेल के हाथ में पहुंचवा दी। सरदार पटेल ने उस पर्ची को पढ़ा और ऐसे करके रख लिया और वापस कर दिया। फिर दूसरी पर्ची लिखी। सरदार समझ गए उस पर्ची पढ़ने के बाद में कि लाइन कहीं से और है, ये सिर्फ एक खाना पूरी के लिए चुनाव हो रहा है, और पर्ची रखी और उठ के चले गए। जिस आदमी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए एक वोट नहीं मिला, वो आदमी 27 अप्रैल के बाद एक घटना घटी, उसका जिक्र ज्यादा जरूरी है ताकि आपको आज का पर्सपेक्टिव और क्लियर हो जाएगा। अप्रैल निकल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त आया। ये 1946 की घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, क्योंकि जब चुनाव हुआ इस देश में तो मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास कर चुकी थी 1940 में कि हमको पाकिस्तान लेना है। ये ऑफिशियल उनकी पार्टी की मीटिंग में लाहौर में, जिस जगह आजकल वो मीनारे पाकिस्तान बनी हुई है जहां अटल जी फूल चढ़ाने गए थे, उसी जगह मीटिंग हुई थी। वो पास कर चुके थे बहुत पहले। उनको समझ में आ गया था जब चुनाव हुआ जनवरी में कि इस देश में मत के हिसाब से पाकिस्तान हमें नहीं मिलेगा।